हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप अभी तक आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है, चाहे वो कॉन्सेप्ट की थी या फिर वो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की थी, तो सभी के सभी वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो हमने पढ़ रखा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, एनिमल की कैटेगरी एक ह्यूमन बींग हो गई उसमें भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो हमने अब इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन है। तो याद करिए, सबसे पहले इंसुलिन आप लोगों को सबको पता है, जो डायबिटिक होते हैं पेशेंट उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारी ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड? पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। फिर आता है थायरॉक्सिन नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। फिर आता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन एक तरीका का एक ऐसा हार्मोन जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है। उसकी ग्लैंड कौन सी होती है? ओवरी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि टीनेज एज से लेकर जब एडल्टहुड में जाने लगते हैं तो जो चेंजेस होते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। कौन सा बच्चा? साइटोकिनिन। सो दिस इज अ हार्मोन जो एक प्लांट हार्मोन है, जो क्या काम करता है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। ये था हमारे प्लांट हार्मोन, ठीक है। इसमें आ रहा, ये रहा साइटोकिनिन क्या काम करता है? प्रमोट सेल डिवीजन, शूट फॉर्मेशन, डिलेइंग एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो हमने ये पूरी की पूरी वीडियो हमने बात करी थी कि प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो दिस इज डी ऑप्शन, दैट इज साइटोकिनिन। नेक्स्ट आता है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। क्या होता है? न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो याद करिए, ये हमने न्यूरॉन पढ़ा था, ठीक है। ये थी एक न्यूरॉन, दैट इज ये डेंड्राइट्स थी, ये न्यूक्लियस है, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज साइटोप्लाज्म, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। अब जैसे ये एक न्यूरॉन है, ऐसी नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो गई, तो इन दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप था दिस इज कॉल्ड सिनैप्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी, दैट इज सिनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन क्या काम करता है हमारे अंदर? थिंकिंग, हाँ जी, थिंकिंग करता है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हाँ जी, हार्ट बीट क्या है? एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें हमने सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप अपने हार्ट को बोलते हो हाँ जी हार्ट बीट कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा? नहीं ना, तो वो अपने आप करता है। सिमिलरली इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसे हमें सोचना नहीं पड़ता, बट स्टिल ये कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद बैलेंसिंग बॉडी। बैलेंसिंग बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप एक बैलेंस से खड़े हो, लेकिन कोई छोटा बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सकता प्रॉपर बैलेंस से, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो बैलेंसिंग भी क्या हो गया? एक ब्रेन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ अबव। तो इस सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रेन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। तो समझो, एक ऐसी सिचुएशन समझो कि जिसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं और आप क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो याद करिए रिसेप्टर्स क्या होता था। ये हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा था हमने सबसे पहले बात करी थी कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो एक तरीके के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो वहाँ जो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, एक आईज के लिए फोटो, ईयर्स के लिए फोनो, टंग के लिए गैस्टेटरी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जैसे एक बात करी थी, एक हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में बात करी थी कि जैसे गर्म कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो हमारी स्किन पे यहाँ पर टिप्स पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? स्किन वाला, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने इंफॉर्मेशन ली, हाँ जी यहाँ कुछ गर्म चीज़ पड़ी हुई है, आपको नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ने
इंफॉर्मेशन पहुंचाई स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को आगे से इंफॉर्मेशन दी कि अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है, ये सारा काम स्टार्ट कहाँ से हुआ, रिसेप्टर से। अगर रिसेप्टर ही वर्क नहीं करेगा, रिसेप्टर खत्म हो गया, तो स्किन पे क्या पता चलेगा कि हाँ जी इसको नुकसान पहुंचने वाला है, नहीं पता चलेगा। तो आपको कब पता चलेगा, जब भी आपका हाथ जल जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ जी अब तो मेरा हाथ जल गया है। ठीक है, जब रिसेप्टर्स ने काम ही नहीं करा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल देखो, टंग अगर आपका टेस्ट देना बंद कर दे, आपको पता है ये रिसेंटली जो डिसीज़ अभी फैला है उसमें क्या होता था, टेस्ट चला जाता है, यानी कि आपके टंग वाला जो रिसेप्टर है उसमें टेस्ट चला गया। ठीक है, जिससे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या खाया है आपने, उसमें क्या चीज़ है, उसमें मीठा है, उसमें नमकीन है, क्या चीज़ है, तो आपका ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता। यानी कि न्यूरॉन्स जो भी इंफॉर्मेशन लेकर जा रही हैं वो नहीं लेकर जाएंगी, ब्रेन आगे उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से हो रहे हैं, हमारे रिसेप्टर से काम स्टार्ट हो रहा है। तो रिसेप्टर ही अगर हमारा डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसके आंसर को, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। हमारे आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे रिसीव की जाती है, कैसे डिटेक्ट की जाती है, बाय रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाते हैं। किसकी हेल्प से, बाय नर्व सेल, ये हमने अभी अभी पढ़ा। और फिर ब्रेन इंफॉर्मेशन सेंड करता है इफेक्टर ऑर्गन्स को। इफेक्टर ऑर्गन्स वही हो गए आपके मसल सेल्स या मसल नर्व्स हो गई, जिससे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, मोटर नर्व्स हो गई, साथ में मसल्स हो गई। इफेक्टर ऑर्गन मतलब कि मसल्स, जिसे हम अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं या कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हेन रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। जैसे अभी आपको बताया कि अगर पता ही नहीं चलेगा कि हमारा हाथ जो है गर्म चीज़ को टच करने वाला, तो हमारा हाथ जब जल जाएगा हम तो तभी पता चलेगा ना, पहले तो पता ही नहीं चलेगा हमें। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। नेक्स्ट आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो हमने अभी अभी न्यूरॉन मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है, दैट इज अ नर्व सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक डेंड्राइट्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ जाता है, फिर सेल बॉडी आती है जिसको हम साइटॉन कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, दिस खाली पार्ट इज साइटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड होता है। फिर एक लॉन्ग एक्सटेंशन जाती है जिसे कहते हैं हम एक्सॉन। एक्सॉन के आसपास एक शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड मेलिन शीथ, जो इसकी कवरिंग होती है। फिर लास्ट में आती है नर्व एंडिंग आती है। फंक्शन क्या क्या है इसका, फंक्शन यही है कि सबसे पहले रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन के डेंड्राइट्स के थ्रू एंटर करती है साइटोप्लाज्म में, सेल बॉडी में, देन एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल होती होती नर्व एंडिंग में, और फिर सिनेप्स को गैप को क्रॉस करती हुई नेक्स्ट डेंड्राइट्स में चली जाती है। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक से दूसरे तरफ, फिर दूसरे से ब्रेन की तरफ। ठीक है, और फिर ये तो कौन सी जो लेकर जा रही है वो कौन सी हो गई, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, जो ब्रेन तक पहुंचा देंगी और ब्रेन से वापस जो रिसीव करेंगी इंफॉर्मेशन वो कौन सी हो जाएंगी, मोटर न्यूरॉन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसके फंक्शन लिखते हैं। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना भी देती हूँ। कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तो ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा फेवरेट डायग्राम है, छोटे होते से हम बनाते आ रहे हैं, तो इसको ऐसे ऐसे बना देना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये छोटा सा डिजाइन बनाया, फिर इसको ऐसे बना दिया, फिर यहाँ पर आके ऐसे नर्व एंडिंग बन गई। सो दिस इज नर्व एंडिंग, दिस इज मेलिन शीथ, दिस इज एक्सॉन। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गई, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये होगा साइटोप्लाज्म, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज नर्व एंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपने डायग्राम बना लिया। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब इसके फंक्शंस लिखते हैं। तो फंक्शंस में पहले क्या है, इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इम्पल्सेस विच अनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू शो रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स अ स्टिमुली। अगेन अगर आपको याद नहीं है स्टिमुली क्या है, तो आपको मैंने वही बताया, दैट हार्मफुल थिंग जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जिससे आपके रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज अ स्टिमुली। ठीक है, तो ये क्या करती है, इम्पल्स को कंडक्ट करती है, भेजती है और रिस्पॉन्स भी करती है। तो मैंने आपको ले जाने वाली इंफॉर्मेशन
की न्यूरॉन का नाम भी बताया है और वापस रिस्पॉन्ड करने वाली न्यूरॉन का भी नाम बताया है आपको। ले जाने वाली सेंसरी, वापस ले जाने वाली, रिस्पॉन्ड करने वाली मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही तो हो रहा है, ठीक है, तभी तो न्यूरॉन अपना एक प्रॉपर काम कर पा रही है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रही है, तो हेल्प कर रही है ये, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो याद करिए फोटोट्रोपिज्म क्या था, हमने पहले पढ़ा था ट्रोपिज्म के बारे में। तो ट्रोपिज्म क्या था कि प्लांट्स जब रिस्पॉन्ड करते हैं टूवर्ड्स स्टिमुलस, उसे हम ट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में सबसे पहला जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस के लिए होता है वो होता है लाइट का, जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब कि लाइट, ट्रोपिज्म मतलब कि रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलस, और स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, लाइट है। तो रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स लाइट, स्पेशली सनलाइट, इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमने ये चीज़ जरूर पढ़ी थी कि जैसे ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो ग्रोइंग टूवर्ड्स स्टिमुलस यानी कि रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स स्टिमुलस, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि जो स्टेम्स हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं क्योंकि वो उसकी तरफ जा रही हैं। एंड रूट्स ग्रो करती हैं स्टिमुलस के अवे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स में होता ही कैसे है। तो इसको एक छोटी सी लैंग्वेज में ये समझिए कि मान लीजिए ये आपका इस तरीके से एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर है सनलाइट है, ठीक है। अब जो सनलाइट होती है, अब इस प्लांट में इस तरीके से क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। हार्मोन होता है ऑक्सिन, ये एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही सनलाइट इस प्लांट के ऊपर पड़ती है, तो जिस तरफ शेडो होती है, शेडी एरिया होता है, यानी कि इस तरफ तो क्या हो गई, सनलाइट हो गई, जहाँ शेडी एरिया हो, यानी कि यहाँ पर हुआ शेडी एरिया, इस शेडी एरिया में ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन। अब जैसे ही शेडी एरिया में ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि ग्रोथ करेगा, यानी कि वो इस पोर्शन को लंबा कर देता है। जैसे इस पोर्शन को लंबा करेगा, ये पोर्शन छोटा रह जाएगा, ये रहा छोटा पोर्शन। अब इससे क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ये बेंड हो रहा है टूवर्ड्स सनलाइट। तो क्या हो गया, एक तरीके से रिस्पॉन्ड या ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स सन। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये फोटोट्रोपिज्म हो गया कि ये सन की तरफ ग्रो करी जा रहा है। दिस इज अ फोटोट्रोपिज्म। ऑल्सो किसकी वजह से कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, एक प्लांट हार्मोन है दैट इज ऑक्सिन, जो प्रोड्यूस होता है कब, जहां पर सनलाइट है उसके ऑपोजिट साइड में, शेडी एरिया में प्रोड्यूस होता है, और उसको वो लॉन्ग कर देता है, तो जिसकी वजह से वैसे बेंड हो जाता है। तो अब इसकी हम वर्डिंग कैसे लिखेंगे, When growing plant detect light, जब बढ़ता हुआ प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है, एक हार्मोन जो ऑक्सिन है वो शूट टिप पर सिंथेसाइज्ड हो जाता है, यहाँ पर शूट टिप पर सिंथेसाइज्ड हो जाता है। हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, अब उनको लॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, अब लाइट जब एक साइड से आ रही होती है, देन ऑक्सिन जो होता है वो डिफ्यूज यानी कि खुल जाता है दूसरी तरफ, शेडी एरिया की तरफ, शेडी साइड की तरफ, ठीक है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ये जो कंसंट्रेशन जो बढ़ जाती है ऑक्सिन की, वो सेल्स को लॉन्गर ग्रो करवाती है, जिसकी वजह से वन साइड ऑफ द शूट जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है। जो कौन सी साइड, जो अवे होती है लाइट से, जिसकी वजह से प्लांट जो हमें कैसा दिखाई देता है, बेंड टूवर्ड्स द लाइट दिखाई देता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कहता है, विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होती है तो कौन सा सिग्नल डिसरप्ट हो जाएगा। तो देखो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर इसको इंजरी हो जाती है तो कौन सा सिग्नल हो जाएगा, ले जाने वाला सिग्नल, ठीक है, कि जो रिसीव करिए इंफॉर्मेशन एक, तो वो सिग्नल डिसरप्ट हो जाएगा, लेकर कहाँ जाएगा, वापस रिस्पॉन्ड करने वाला। जब वहाँ रिस्पॉन्ड करने वाला ही नहीं है तो फिर
कौन रिस्पॉन्ड करेगा? वो भी सिग्नल डिसरप्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? एन इंजरी इन स्पाइनल कॉर्ड विल डिसरप्ट द रिफ्लेक्सेस। ऑब्वियसली रिफ्लेक्सेस को डिसरप्ट कर देगी। रिफ्लेक्सेस वही जो हम सडन एक्शंस करते हैं, वही सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन। एज स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज अ टू वे कंडक्शन पाथ बिटवीन नर्व्स एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? टू वे कंडक्शन करती है, नर्व्स टू ब्रेन, ब्रेन्स टू नर्व, राइट। तो क्या होता है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड will depend upon the region where the spinal cord is injured। यानी कि वो बॉडी का पार्ट इफेक्ट होगा जिस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुई है, चाहे वो आपका नेक हो, थोरेसिक हो और एब्डोमिनल रीजन हो। अब नेक यू नो वेरी वेल। थोरेसिक क्या होता है? थोरेसिक इज द मिड सेक्शन जो नेक और एब्डोमेन रीजन के, एब्डोमेन आप ये कह सकते हो जो आपका टमी एरिया, इंटेस्टाइन एरिया होता है, दैट इज एब्डोमेन रीजन। उन नेक और एब्डोमेन रीजन के बीच का यू कैन से इट इज़ अ चेस्ट पार्ट, ठीक है। चाहे वो नेक हो, चाहे वो चेस्ट पार्ट हो, चाहे एब्डोमिनल रीजन हो, वहाँ पर वो इफेक्ट होगा जिस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? हमें सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होती, कोई ब्लड नहीं होता, बट उसके अंदर क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रूट्स बनाने के लिए, फ्रूट ट्रिपनिंग के लिए। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? मेन एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे? Chemical coordination occur in plants with the help of fluids secreted in the plants known as phytohormones और plant hormones। ये हमने बात करी थी कि इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स क्या रेगुलेट करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, साइटोकिनिन जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। सेल डिवाइड होगा तो फर्दर क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा न्यू स्टेम्स के, न्यू रूट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अंदर काम होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्हाट इज द नीड फॉर द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरतें क्यों होती है? तो सबसे पहली बात, अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है? नर्व्स के थ्रू, ब्रेन के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। नर्व्स अपना काम कर रही हैं, ब्रेन अपना काम कर रहे हैं, हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी अपना काम करना छोड़ दे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। रिसेप्टर्स भी अगर अपना काम करना छोड़ दें तो हमने देखा कि क्या हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड को अगर इंजरी हो जाती है तो हमने देखा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, आप लोगों की हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम होते हैं। ये सारे अपना अपना काम करते हैं, मिलकर इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट मतलब सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करते हैं। और अगर इनमें से किसी को भी एक को भी दिक्कत आती है तो हमारी पूरी बॉडी को उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। तो इसको हम आंसर को हम लिखेंगे कैसे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे कि हम हो गए, उनमें क्या होता है? हैव डाइवर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो उनके अंदर जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नर्व्स वाला सिस्टम, ब्रेन वाला सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन, राइट। देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शन। इन सभी फंक्शंस को इंटीग्रेट, इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो तभी होते हैं हमारी फूड कैनल यानी कि फूड पाइप में, जब वहाँ पर फूड होता है, ठीक है। फूड होगा तभी तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना एंजाइम को सिक्रीट करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे हमारे फूड को। द इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। ये जो इकट्ठा किया है, सभी सिस्टम को इकट्ठा किया है, ये तभी पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। जब उनके अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है।
कम्युनिकेशन मतलब कि कोऑर्डिनेशन बैठता है, ठीक है, और कंट्रोल किया जाता है। और ये किन की वजह से होता है, विच इज अकर बाय टू सिस्टम, जो दो सिस्टम है वो इन पूरे फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। वो कौन से सिस्टम्स हैं, नंबर 1 बाय रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को, कोऑर्डिनेट करते हैं। और सेकंड कौन सा है, बाय कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट इज नर्वस सिस्टम। जैसे कि अभी हमने बताया नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, आगे से रिस्पॉन्ड करना, ये सारा का सारा मिलजुल कर एक इंटीग्रेशन करते हैं, इकट्ठा करते हैं सारे फंक्शंस को और कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। जैसे कि अगर आपकी क्लास टीचर है, स्कूल आपकी क्लास से लेकर असेंबली तक बच्चों को लेकर जाना, तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, हाँ जी ये एक लाइन इतनी लाइन में, इतनी लाइन में, ऐसे ऐसे चलते रहो। तो ये क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेशन हुआ, एक कंट्रोल हुआ। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब चीजें हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आते हैं इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। वो एक्शन जिनमें हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आई। क्या आप अपनी आई को कहते हो हाँ जी ब्लिंक करो, नहीं, अपने आप हो रही है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली डाइजेस्ट होगा ही होगा। ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए क्या आपको बोलना पड़ता है अपने ब्रेन को, भाई दिमाग लगा सांस ले नहीं तो मर जाएगा, नहीं, वो अपने आप सांस लेते हैं। सिमिलरली हार्ट बीट, ये सारे एक्शंस जो होते हैं जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा, जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, दोज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। और आपको पता होगा जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो ब्रेन का ही जो मिड ब्रेन था और हाइंड ब्रेन, उनके कुछ पार्ट्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे इनवॉलेंट्री एक्शंस, राइट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं, जो सडन होते हैं, जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हाँ जी हमें एक रिसीव हो जाती है इंफॉर्मेशन कि हाँ जी यहाँ से मुझे चोट लग सकती है, ठीक है, तो दैट इज अ क्विक रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर आप सो के उठे हैं और एकदम से लाइट तेज आपके रूम में है तो आप फटाफट से अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे, है ना, तो दैट इज अ क्विक रिएक्शन जो ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो ब्रेन तक ना जाके स्पाइनल कॉर्ड ही उसको कंट्रोल करती है, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन कंट्रोल करती है। तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो सडन होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब कि बिना सोचे समझे, ठीक है, फटाफट से हमने कर दिया। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं टू सम चेंज इन एनवायरनमेंट। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमने अभी अभी बात करी। बट ऑन द अदर हैंड इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो विदाउट द विल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स भी प्लस उनकी मैमल्स के अंदर हम लोग आ गए, तो हमारे बारे में भी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो विदाउट हमारी विल के होते हैं, हमारी इच्छा के बिना। हम तो नहीं कह रहे ना कि आई ब्लिंक करो, बट हो रही है, राइट। बट दीज एक्शंस जो होते हैं ये कैसे कंट्रोल होते हैं, बाय मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और आपको बताया था मैंने मिड ब्रेन तो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता ही करता है। हाइंड ब्रेन जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेरेबेलम जो पार्ट होता है वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस नहीं करता, बाकी जो पार्ट होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपने ब्रेन वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, तो ब्रेन जरूर पढ़ें, उनके बीच के डिफरेंट पार्ट्स, कौन फंक्शन क्या कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमें अब कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है नर्वस और हार्मोनल सिस्टम जो हमारे अंदर होता है, यानी कि नर्व्स कैसे काम करती हैं एंड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू विच हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। दीज नर्व सेल्स हेल्प इन रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। जो हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू होते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाती है इंफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड उसको देखता है और फिर वापस से उसको
को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और वो कौन रिस्पॉन्ड करती है, मोटर न्यूरॉन्स करती हैं। ये तो हो गया आपका अबाउट नर्वस। In addition to this, in animals, control and coordination are performed by nervous and muscular tissue. अब मिलकर क्या करते हैं, nervous and muscular tissue मिलकर काम करते हैं। Hormones, along with the nervous system, play a very important role in bringing control and coordination. Chemical coordination is seen in both plants and animals. अब ये तो हो गया कंपैरिजन, लेकिन अगर हम कंट्रास्ट की बात करते हैं या हम उनके डिफरेंस की बात करते हैं तो हम डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बात करिए हमें नर्वस की, यहाँ हार्मोनल की। ये क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इन्हीं की वजह से ही होते हैं, ठीक है, सडन एक्शंस होते हैं। हार्मोनल जो होता है वो स्लो एंड डिलेड होता है। ऑब्वियसली अगर अब आपके अंदर हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो वो धीरे धीरे इफेक्ट करेगा, आपकी जो हाइट बढ़ेगी, साल 2 साल में बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट आता है नर्व इम्पल्स, जो है वो नर्व्स के ही थ्रू लेकर जाई जाती है। नर्व इम्पल्स का मतलब वही हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ पर सिक्रीट होते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ब्लड का ही इफेक्ट होता है सारा का सारा। अब नर्व्स जो होती हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली सडन एक्शन से उनको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं दे कैन इफेक्ट योर ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन अभी हमने बात करी, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल, कंपेयर कर लिया हमने, कंट्रास्ट भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 12th। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन अवर लेग। तो सेंसिटिव प्लांट मतलब क्या हो गया, वही वाला छुई मुई प्लांट हो गया, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, जिसको हम टच करते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप खुल जाता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट और हमारी लेग की मूवमेंट में हमें डिफरेंस करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो प्लांट हार्मोन की वजह से हो रही है, ठीक है। वो जो प्लांट हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है, एक तरीके से फ्लूइड सिक्रीट हुआ है ना। फ्लूइड मतलब कि हमने इसको पहले भी पढ़ा था, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं टर्जर चेंजेस। टर्जर चेंजेस मतलब कि जिसके अंदर फ्लूइड प्रेशर की वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम लेग की बात करते हैं, हमारी जो लेग मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वॉलंटरी एक्शन है। हम अगर चलेंगे, ठीक है, या हम बैठे हैं क्रॉस लेग करके बैठे, तो ये क्या है, हम सोच समझ के अपनी लेग की मूवमेंट करें, दैट इज अ वॉलंटरी एक्शन। जबकि ये जो है ये क्या है, प्लांट हार्मोन वाला है, राइट। तो चलिए इसको लिखते हैं आप। तो मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट ड्यू टू द टर्जर चेंजेस। टर्जर चेंजेस अभी आपको समझाया, जो फ्लूइड प्रेशर की वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि उनके अंदर हार्मोन सिक्रीट है विच इज अफेक्टेड बाय प्लांट हार्मोन, ठीक है। बट मूवमेंट इन अवर लेग्स जो होती है वॉलंटरी एक्शंस होती है, सोची समझी होती है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार होती है। सच मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो होता है वो इनवॉलंटरी करता है एक्शन, जबकि यहाँ पे वॉलंटरी आप एक्शन बता रहे हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे एक लाइन और बोली थी कि हाइंड ब्रेन जो होता है उसके सारे पार्ट्स इनवॉलंटरी करते हैं एक्सेप्ट वन पार्ट, दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है वो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। सो जो वॉलंटरी एक्शन जो हमारी लेग मूवमेंट हो रही है वो हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रही है, सेरेबेलम। सो ये थी आपकी बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।